वक्त था, है ना। इसी के साथ हमने सेशन का समापन किया था। आज हम शुरू इसी प्रश्न के माध्यम से करेंगे। प्रश्न है कि चौसा का युद्ध शेरशाह और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। आज प्रयास करना गलतियां कम से कम हो, ठीक है ना, गलतियां कम से कम हो, ये प्रयास करना। चलिए यहां पर तो सभी बी के साथ जा रहे, इस प्रश्न में किसी का भी गलत उत्तर नहीं आया, हुमायूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पर चौसा का युद्ध, किसके बारे में हम यहां पर बात करें? चौसा का युद्ध, तो सबसे पहले तो बात करें है कहां पर, तो यह है आपके बक्सर जिला में, ठीक है। और यहीं पर कर्मनासा नदी जो है ना, कर्मनासा नदी गंगा से मिलती है ना। किससे? गंगा से मिलती है। कौन? कर्मनासा नदी चौसा के युद्ध में। बात करें ये युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 26 जून को, और ईयर की बात करें तो ये था 1539, ठीक है। किसके बीच में? तो एक तरफ से था हुमायूं और दूसरी ओर से कौन? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी इसमें विजयी रहा, हुमायूं इसमें पराजित हो गया, ठीक है। तो हुमायूं पराजित हुआ, शेरशाह सूरी यहां पर विजयी हुआ, ठीक है ना। अब इसमें ये अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? नदी में कूद गया। तो ये अपनी जान बचाने के लिए, है ना, कहां? तो घोड़ा लेके ही गंगा नदी में कूद गया, है ना। तो हुमायूं की बात रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया और ये मरने वाला था, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति आया, एक भिस्ती आया जिसका नाम था निजाम, है ना। निजाम ने क्या किया? निजाम ने इसका जान बचाया। तत्पश्चात यहां से निकल के अपनी जान बचा के अपने राजधानी पहुंचता है और फिर पूरे जोश जुनून के साथ आएगा फिर से हुमायूं को पराजित करने के लिए। और फिर दोनों के बीच में संघर्ष कहां पर होगा? तो कन्नौज में होगा। कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज में कहां? तो कन्नौज के बेलग्राम में, इसीलिए इसको बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ आपका 1540 में। और इसमें भी देखा जाए तो शेरशाह विजयी हुआ, है ना। इसमें भी देखा जाए शेरशाह विजयी हुआ और बिहार बंगाल के शासक से आगे बढ़कर ये भारत का शासक बन जाता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि मुगल वंश जो है वो 1540 से लेकर 1555 तक नहीं रहती है। इस समय काल पर भारत में सूर्य वंश का शासन प्रशासन चलता है, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है ना। तो ये सारी बातें आप सभी ध्यान रखना। और ये मूल रूप से देखे तो एक अफगानी शासक था, ठीक है ना, अफगानी शासक था। अगला देखो, अगला कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, तलवंडी या फिर अमृतसर? बताएंगे। सिखों के जो 10वें गुरु हैं, है ना, नाम क्या है उनका? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहां पर हुआ है? चलिए फिर से सभी बी के साथ जा रहे। बी पर क्या है? पटना साहिब। बिल्कुल बढ़िया, है ना। जितने लोग यहां पर पटना साहिब के साथ हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म कहां? पटना साहिब में हुआ था। कब? 22 दिसंबर 1666 को। कब? 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ये 10वें के साथ साथ अंतिम गुरु भी है, ध्यान रखना। तो अगर पूछ ले अंतिम गुरु, तब भी आप क्या बताओगे? तब भी आप गुरु गोविंद सिंह जी बताओगे, ठीक है। इनकी बात कर ले, ये है कौन, है ना, ये है कौन? तो जो यहां पर 9वें गुरु थे, है ना, क्या नाम है उनका? तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी माता का नाम था, माता का नाम क्या था? माता का नाम था गुजरी देवी, ठीक है। और ये दोनों असम और बंगाल की यात्रा पर थे। दोनों असम व बंगाल की यात्रा पर थे।
और इसी यात्रा के दौरान पटना में गुरु गोविंद सिंह का यहां पर जन्म होता है। ठीक है, बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की तो इनसे कई सारी चीजें यहां पर पूछी जाती है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, तो खालसा पंथ की स्थापना की, है ना, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कब, तो 1699 में। ठीक है, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कर दी जाती। इसके साथ इन्होंने पंचकंकार जो है, पंचकंकार को इन्होंने क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। ठीक है, कंकार को अनिवार्य कर दिया। पंचकंकार यानी कि क से 5 शब्द है, जैसे कि हो गया केश, है ना, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, है ना, ये 5 चीज जो है इन्होंने क्या किया, अनिवार्य कर दिया कि इसको तो भैया धारण करना ही करना है। अगर आप सिख हो तो ये पांचों चीजें क्या करनी है, धारण करनी है। अब बात करें जो हमारे पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब हैं, इसका निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना महाराजा रणजीत सिंह जो है ना, जो पटना साहिब है, पटना में तख्त साहिब किसने, तो महाराणा रणजीत सिंह, याद रखना किसने, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला कह रहे कि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1620, 32, 51 या फिर 1744। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, सभी बताएंगे इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया, है ना, फिर से सभी बी के साथ जा रहे, फिर से बी है क्या, हाँ बिल्कुल, है ना। अगर हम बात करें यहां पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1632। 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे ये, और इन्हीं के द्वारा, और ये कहां पर, तो वर्तमान में जो हमारा पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, यहीं पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। और ये बिहार आते थे, बिहार आने का मूल उद्देश्य था यहां से सोरा की प्राप्ति करना, शोरा के साथ साथ सूती वस्त्र, है ना, चीनी का व्यापार करना, ये इनका मूल उद्देश्य हुआ करता था। और शोरा आप सबको पता ही है कि बारूद बनाने के लिए शोरा का प्रयोग किया जाता था, इसके माध्यम से गोले बारूद बनाए जाते थे, और जिसके पास गोला बारूद हो वो यहाँ पर शक्तिशाली रहता था। और इसका प्रमुख केंद्र जो था वो था अपना प्यारा बिहार, और इसी के अट्रैक्शन में यूरोपीय कंपनियां बिहार में पहुंचती है। ठीक है, अगर बात करें बिहार पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कंपनी, क्वेश्चन क्या पूछे कि बिहार पहुंचने वाला, बिहार में ऐसे लिखो, बिहार पहुंचने वाली प्रथम कंपनी, तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे पुर्तगाली। क्या लिखोगे, पुर्तगाली। पुर्तगाली बिहार में सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने बिहार में फैक्ट्री स्थापित नहीं की, इन्होंने हुगली में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, और वहां से नाव के माध्यम से पटना आते जाते थे। ठीक है, उसके बाद से पहली फैक्ट्री बिहार में अगर पूछे कि पहली फैक्ट्री किसने डाला, है ना, पहली फैक्ट्री किसने डाला, तो पहली फैक्ट्री भैया डाला था यहां पर डचों ने, है ना, कब, तो 1632 में, हमने देख लिया ना, 1632 में डचों ने बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने पहला प्रयास, है ना, अंग्रेज पहला प्रयास 1620 में किए थे, लेकिन ये इसमें विफल रहते हैं, ये इसमें विफल रहते हैं। इन्होंने प्रयास किया कि जो पटना का गुलजार बाग है वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करें, लेकिन ये इसमें असफल रहते हैं, है ना। 1621 में इसको बंद करना पड़ा। अस्थाई फैक्ट्री जो है इन्होंने कब, 1651 में लगाया, है ना। तो बिहार में अंग्रेज जो फैक्ट्री लगाते हैं वो 1651 में लगाते हैं, है ना। उसके बाद बात करें कौन, तो 1774 में डेनिस जो है, डेनिस अपनी पटना में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी इसे ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव, हरिसिंह देव, गंगदेव या फिर मल्लदेव, बताएंगे। मिथिला का जो कर्नाट वंश है इसका संस्थापक निम्न में से कौन सा था,
क्या बताओगे आप सभी आंसर? चलो फिर से बी के साथ जा रहे हो? नहीं ना, यहां पर बी नहीं होगा। हमने संस्थापक के संदर्भ में देखी थी, नान्य देव के द्वारा 1097 ईस्वी में यहां पर इसकी स्थापना की गई थी, और नान्य देव जो है वो है आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, तो नान्य देव क्या है? नान्य देव हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1097 ईस्वी में। ठीक है, 1097 ईस्वी में। कहां पर? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो हमारा मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। इसका पूछा गया है कि राजधानी कहां रही, है ना, राजधानी कहां रही, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिमरावगढ़, है ना। सिमरावगढ़ जो है, सिमरावगढ़ को ये लोग अपनी राजधानी रखते हैं। और इसकी स्थापना क्यों हुई? क्योंकि पाल शासक कमजोर होने लग गए, और जब शासक कमजोर होता है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और इसी क्रम में जो हमारा मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, तिरहुत क्षेत्र, यहां पर कर्नाट वंश की स्थापना कर दी जाती है नान्य देव के द्वारा, है ना। क्लियर है? अब ध्यान रखना कि ये जो कर्नाट वंश है, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, याद रखना। इस वंश का अंतिम शासक पूछे तो हरि सिंह देव लिखोगे, है ना। अगर आप सभी से पूछे अंतिम शासक, तो अंतिम शासक क्या लिखोगे? आप लिखोगे हरि सिंह देव, है ना। कौन? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो था यहां का अंतिम शासक था, आप सभी ध्यान रखोगे। लेकिन जब ग्यासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, तो वहां से लौटते हुए इसने मिथिला पर आक्रमण किया, और हरि सिंह देव जो है अपना क्षेत्र छोड़कर कहां? तो वो नेपाल की तराई में जाकर शरण ले लेता है। हरि सिंह देव की बात करें, इसके शासनकाल में एक व्यवस्था शुरू होती है जिसका नाम है पंजी प्रबंध, है ना। तो ध्यान रखना यहां पर, इसी के टाइम पीरियड में पंजी प्रबंध जो है, पंजी प्रबंध की यहां पर शुरुआत की जाती है। आप ये बात याद रखोगे, पंजी प्रबंध, है ना, यानी कि विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड रखना, है ना। पंजीकरण होता था, रिकॉर्ड, है ना, बच्चे, विवाह, सबके यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इसकी शुरुआत इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है कि सूरजगढ़ की लड़ाई किसके बीच हुई थी? शेर शाह और हुमायूं के बीच, शेर शाह और महमूद शाह के बीच, अकबर और दाऊद खान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बताएंगे यहां पर सूरजगढ़ की लड़ाई जो है ये किसके बीच में हुई थी? कब हुई थी? 1534 में। पहले ही टाइम यहां पर दिया गया है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलो सी और ए, बहुत बढ़िया, है ना। सी क्या है? अकबर और दाऊद खान। और बी वाले भी हैं कुछ, शेर शाह और महमूद शाह। तो इसकी अगर बात करें 1534, ये टाइम पीरियड किसका लग रहा है? हमने पढ़ा नहीं है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर जिसमें शेर शाह है, और चूंकि हुमायूं से तो बाद में संघर्ष होगा, उससे पहले बंगाल शासक, है ना। तो गियासुद्दीन महमूद शाह और शेर शाह सूरी के बीच में यह युद्ध होगा, जिसे कहा जाएगा सूरजगढ़ की लड़ाई। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसके बीच में? तो ये बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन महमूद शाह, उसने बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना यहां पर चाहा, और शेर शाह की जो शक्ति यहां पर बढ़ती जा रही थी उसको कुचलने का यह प्रयास करता है। ये इब्राहिम खान के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है, लेकिन शेर शाह, अभी शेर शाह नहीं, अभी ये शेर खान के नाम से जाना जा रहा है, उसने इसकी शक्ति को क्या कर दिया? कुचल दिया था। ठीक है, बात करिए सूरजगढ़ है कहां पर? तो सूरजगढ़ जो है, ध्यान रखना, वर्तमान में जो हमारा मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला में अवस्थित है यहां पर सूरजगढ़, जहां पर यह लड़ाई हुई थी, है ना। तो यहां पर महमूद शाह कौन था? ये था बंगाल का सुल्तान। ठीक है, बंगाल का ये सुल्तान हुआ करता था, और इसने जो सेना भेजी, है ना, सेना भेजी वो किसके नेतृत्व में? इब्राहिम खान के, है ना, इब्राहिम खान के नेतृत्व में सेना, इब्राहिम खान के नेतृत्व में यहां पर क्या किया? इसने सेना भेजा,
और यहां पर ये क्या हुआ, ये हो गया पराजित। शेरशाह सूरी ने बड़े अच्छे से इसको कूटा हुआ था, बड़े अच्छे से कूटा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर कि शेरशाह सूरी की ये बहुत बड़ी सैन्य सफलता थी, और इस सफलता के पश्चात पूरे पूर्वी भारत का इसको शासक बना देता है ना, निर्विवाद नेता बना देता है। और इस विजय से इसको खूब सारा धन मिला, है ना, हाथी मिली, तोपखाने मिले, और इससे क्या हुआ, इसकी सेना में और ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी हुई, और यहीं आगे चलकर मुगलों को पराजित करके भारत का शासक बन बैठता है। वो था शेरशाह सूरी। बचपन का नाम कल ही हमने देखा था, क्या नाम था इसका, तो बचपन का नाम फरीद खान था। अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है ये शुरू हो चुके हैं। आओ थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले पर नजर डालते हैं, ध्यान से पढ़ना, समझना, फिर उत्तर देना। पहला स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु के संदर्भ में दिए गए कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कह रहा है कि बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मॉनसूनी प्रकार की है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा से होती है। और तीसरा कह रहा है कि राज्य में वर्षा का वितरण पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। और इसके आधार पर आप सभी को बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है बताएंगे आप सभी। यहां पर सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पढ़ना, समझना, है ना, फिर प्रश्न में कह क्या रहा है वो देखना, फिर आप सभी उत्तर देना। चलो यहां पर कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है और कोई डी कह रहा है, मतलब तीनों आंसर है ए को छोड़कर। आओ देखते हैं, एक एक कथनों को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की है, तो आपका बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। हमारी जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय, हमने कई बार पढ़ा है ना इसके बारे में। कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से होती है। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है अरब सागर से नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा जो है इससे अपने यहां बारिश होती है। कितना, तो अगर इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखे तो उसके अनुसार लगभग 83.5% वर्षा जो हुई है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से हुई है। यानी कि ये कथन पूर्णतः तो सही नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है राज्य में वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। इसको मैप से समझो ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा भारत। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, ये हो गई बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये जो हमारी मॉनसून है यहां कब पहुंच जाती है, केरल तट पर यहां पहुंच जाती है लगभग 1 जून को। और चूंकि ये एक दीवार के रूप में कार्य करता है तो इससे टकरा के 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाएगी, एक अरब सागर की ओर। अपना बिहार है ये। अब बताओ कौन सी शाखा से बारिश होगी, तो यहां से ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये लगभग कब तक, तो 10 से 15 जून तक, 10 से 15 जून तक ये कहां पहुंच जाती है, तो अपने बिहार पहुंच जाती है। सबसे पहले पहुंचेगी किशनगंज। अब ये यहां से खूब भर भर के पानी उठाकर लेकर जाती है, फिर ऊपर जाने का प्रयास करती है। तब तक यहां पर हिमालय जो है इसको बोलता है कि ना इधर ही बरसाओ, तो ये हिमालय से टकराकर बिहार में खूब झमाझम बारिश करती है। तो इधर बंगाल की खाड़ी की ओर रहेगी तो खूब सारा पानी होगा, अर्थात इधर खूब वर्षा होगी। और जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, राज्य में वर्षा का वितरण पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, तो बढ़ता जाता कह रहा है, लेकिन
सिचुएशन तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। बंगाल की खाड़ी यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटते जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यहां से पानी उठेगा तो बारिश करते हुए आगे बढ़ेगी, इधर जितना जाएंगे उतना कम होगा। अर्थात तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, तीसरा भी गलत है। और पूछ रहा है कि गलत कौन सा है ना, गलत पूछ रहा है, गलत कथन बताओ, तो गलत कौन सा है यहां पर, एक है ना, 2 और 3 गलत है, अर्थात डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, बढ़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार की मिट्टी के संदर्भ में विचार करें। ठीक है ना, बिहार के मिट्टी के संदर्भ में विचार करने की बात कह रहा है। पहला है कि बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कह रहे हैं कि ताल मिट्टी है ना, टाल मिट्टी है ये, टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। और तीसरा कह रहे हैं कि लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कैमूर एवं रोहतास जिले में है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पर सही कूट का चयन करें, मतलब इसमें से कौन सा सही है, आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर सभी बताएंगे। चलो डी के साथ सब जा रहे हैं ना, डी के साथ सब जा रहे हैं। चलो देखते हैं, यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि बिहार की अगर बात कर ले हम, तो बिहार में हमने देखा कि लगभग 96% भाग जो है वो क्या है, मैदानी। और यहां पर जो हमारी गंगा एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, सहायक जो नदियां हैं, ये क्या लेकर आती है, ये लेकर आती है निक्षेप, और इसी निक्षेप से बना हुआ है गंगा का मैदान, है ना, गंगा का मैदान। तो गंगा एवं सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से गंगा के मैदान का निर्माण किया गया है। अर्थात यहां पर सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहे कि टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हमने मिट्टी के संदर्भ में पढ़ा था, है ना, कि यहां पर ये हो गई हमारी गंगा नदी, है ना, ये जो है यहां पर हो गई गंगा नदी, और गंगा नदी के जस्ट दक्षिण में एक यहां पर मिट्टी पाई जाती है जिसे कहा जाता है कगारी मिट्टी। ये हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा कगारी मिट्टी, है ना। ये जो हमारा प्राकृतिक बांध का निर्माण गंगा नदियां करती हैं, उसी के दक्षिण में, है ना, उसी पर जो मिट्टी है वो कौन सी हो गई, कगारी मिट्टी। अब ये बांध हो गई, बांध हो गई तो इधर से जितनी भी नदियां जाएगी वो डायरेक्टली पानी तो गंगा नदी में नहीं मिला पाएगी, है ना। तो वर्षा होता है ना, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, भर जाता है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हमारा टाल वाला। ठीक है, तो इसके जस्ट दक्षिण में देखें तो आपको कौन सा, आपको यहां पर टाल मृदा देखने को मिलती है, जो कि वर्षा काल में जलमग्न रहती है, वर्षा काल में जलमग्न रहती है। अर्थात हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा कह रहे हैं कि लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कैमूर एवं रोहतास जिले में। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां ये जो क्षेत्र है यहां पर आपकी पाई जाती है लाल बलुई मृदा। कौन सी, लाल बलुई मृदा। और यहां पर जो पाई जाती है हो जाती है हमारी लाल पीली मिट्टी, है ना, कौन सी, लाल पीली मृदा। ठीक है, क्लियर। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और पूछ रहा है सही कूट का चयन करने के लिए, तो हमारा डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी के सभी क्या है यहां पर, बिल्कुल सही हैं। सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। लगभग 90% भागों पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सोइल भी कहा जाता है। और निर्माण पूछे तो आप क्या बताओगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब ये जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की, एक नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। चुनायुक्त जो मिट्टी है हमारी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसी को बल सुंदरी मृदा भी कहा जाता है। और दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बिहार के वन और वन्यजीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें, है ना, देखना है बढ़िया से। पहला कह रहे हैं कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% भाग पर वनावरण है। दूसरा, पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है।
और तीसरा कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और कह रहा है कि यहां पर, है ना, देखो थोड़ा सा असत्य यहां करने के लिए तो यहां हो गया है ना, यहां पर असत्य कथन आप सभी को चूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर असत्य कथन का चूज करना है कि कौन सा कथन जो है इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर सत्य भी हो जाएगा, आप सत्य चूज कर लो, है ना, ये हटा देता हूं, सत्य चूज कर लो कि कौन सा कथन जो इसमें सत्य है। अब से आंसर चेंज करो, आंसर चेंज करो और अब आप बताओ कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है ना, अब बताओ, वहां पर टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैंने सही कर दिया। सत्य बताओ, ऑप्शन पहले देखना पड़ता है ना कि कौन सा ऑप्शन इस पे सेट कर रहा है, सत्य वाला कर रहा है, सत्य वाला कर रहा है। अब आओ देखते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट की जांच करते हैं। पहला कह रहे कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 7.84% भाग पर वनावरण है। ये क्या है, सही है, नहीं है? ये पिछले वर्षों का प्रश्न है और 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सही है, लेकिन अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा जो है वो कौन सी है, 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट है और इसके अनुसार ये गलत है, क्योंकि हमारे पास अब 7.8% नहीं, टोटल यहां पर देखें तो 8% भागों पर क्या है, वनावरण है। तो अभी वर्तमान में देखें जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार बिहार में कितने, 8% भाग पर वनावरण देखने को मिलता है। ये 8% कितना है, तो यह 7,532 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना, 7,532 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% हो जाता है। तो पहला तो कथन हो गया हमारा गलत। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, अब देख लो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, हम बात कर ले पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण के पास कुल वन क्षेत्र जो है वो है 908.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ये क्या है, पश्चिमी चंपारण का कुल भौगोलिक क्षेत्र है ना, कुल एरिया है ना, किसका, वन का, जो इसमें वन पाया जाता है। लेकिन वही बात कर ले हम किसका, हम बात कर ले कैमूर का, तो कैमूर के पास कुल वनावरण क्षेत्र जो है यह है 1025.7 वर्ग किलोमीटर। अब बताओ क्या दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है क्या? कह रहा है कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है और सबसे ज्यादा तो हमें कैमूर में दिख गया, पश्चिम चंपारण दूसरे नंबर पर है। तो दूसरा भी कथन क्या है, दूसरा भी कथन हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो तीसरा कह रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये है हमारे पश्चिम चंपारण जिले में। कहां पर, पश्चिम चंपारण जिले में है और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है ना, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा भले ही बनेगा आगे कैमूर, तब दूसरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यही है, एकमात्र आपका नेशनल पार्क भी यही है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज सही, और सही पूछे तो केवल तीसरा है, इसलिए हमारा डी जो हो जाएगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाले जितने हैं सभी क्या हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर, कितने लोगों का सही हुआ कितने का गलत बताना जरूर, है ना। तुरंत आप सभी क्या कर ले रहे हो, है ना, तुरंत आप सभी अपने आंसर चेंज कर ले रहे हो, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखो, बिहार के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। पहला कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। तीसरा कह रहा है क्वाटनरी चट्टानें बिहार के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य चूज करना है। बताएंगे आप सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ना है ना, और फिर उत्तर देना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं खुद से देखता हूं, फिर इसके आंसर में चेंज करता हूं। बनाया तो एआई ने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक एक ऑप्शन पढ़ के फिर मैं इसमें चेंज करता हूं, फिर लेकर आता हूं। तो एआई जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले होंगे, सोचना कि सब में मेरे द्वारा परिवर्तन किया गया है। चलो अब कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, 1 2 3 सारे आओ देखते हैं।
ठीक है, आओ देखते हैं। ये दिखा देता है कि आप सभी कितना बढ़िया रिवीजन कर रहे हो। चलो देखो, पहला कह रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। आओ पहले मैप बना के दिखा दूं जो हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, इसके भूगर्भिक संरचना के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि बिहार में जो चट्टानें हैं 4 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे पुराना, तो यह है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये क्या है, ये है सबसे पुरानी। पहले देख लो, और अब सबका मैंने ऑप्शन देख लिया है, और अगर किसी ने आंसर चेंज किया तो बहुत मार मारेंगे यहीं से। ठीक है ना, चलो ये हो गया। यहां पर हमने देखा था, यहां पर जो चट्टानें हैं उन्हें कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, उसके बाद यहां पर हिमालय का विस्तार है ना, हिमालय का विस्तार है, और इन चट्टानों को कहा जाता है टर्शियरी चट्टानें। और बाकी जो बच गए इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी, क्वार्टनरी चट्टानें। अब बताओ, अब कोई बदलो, बहुत मार मारते हैं यहीं से। ठीक है ना, अब देखो, अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या होता है, सबके ब्रह्मांड हिलने वाले हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई। दक्षिण पश्चिम मतलब इसके बारे में कह रहा है कि यहां पर कौन सी, यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती। देखना स्टेटमेंट सही है, यहां स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और यहां क्या है, यहां पर है विंध्यन, अर्थात पहला कथन हो गया गलत। दूसरा, विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में है ना, दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी कि इसकी बात हो रही है ना कि दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। लेकिन दिख रहा है आपको क्या चीज, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गलत। उसके बाद कह रहे क्वार्टनरी चट्टानें बिहार के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र इसकी बात हो रही है। और ये कौन सी, ये है टर्शियरी। क्वार्टनरी तो भैया बिहार के अन्य भागों में पाई जाती है। तो जहां पर हिमालय का विस्तार है यहां पर टर्शियरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, यहां पर दिया है क्वार्टनरी, गलत है ना, तीनों के तीनों गलत। पूछ रहा है सही बताओ, तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए यहां पर डी है, दिख रहा है डी, उपरुक्त में से कोई नहीं। कितने थे डी वाले, सब बदल दिए, सारे बदल दिए आंसर। हाँ, अब आ गया स्वाद। तो ध्यान रखना, बस मेरे साथ बने रहना, मैं इतना इसमें माहिर बना दूंगा ना स्टेटमेंट वाले में कि एग्जामिनर कैसे भी आपका प्रश्न देकर फंसाने का प्रयास करे, आप इजीली तौर पर उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट मैंने गलत रखा हुआ था। ये तो सही बनाया था, यही ने सही बनाया था तीनों, मैंने तीनों को गलत कर दिया। इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, यहां हमने टर्शियरी को हटाकर क्वार्टनरी कर दिया, पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया यहां पर। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला कह रहे कि बिहार के मैदानी भाग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहे कि बिहार का मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पठारी क्षेत्र के बीच स्थित है। दूसरा, गंगा नदी इस मैदान को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित करती है। और तीसरा, उत्तरी बिहार का मैदान सूखे के लिए जबकि दक्षिणी बिहार का मैदान बाढ़ के लिए अधिक प्रवण है। अब यहां पर आपको विकल्प चुनना है, कौन सा सही विकल्प चुनना है, देखकर बताओ, है ना, देखकर बताओ कौन सा यहां पर सही है। क्या हो जाएगा, चले, नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया होगा, 11 बजे से शपथ ग्रहण था। ठीक है ना, तो आज से हमारे नए मुख्यमंत्री, और इतिहास में पहली बार जब बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, बी और सी है ना, बी और सी के साथ दोनों जा रहे हैं। आओ देखते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार का मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पठारी क्षेत्र के बीच स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात कर ले अपने प्यारे बिहार की, है ना, तो ये है अपना प्यारा बिहार, और अपना प्यारा बिहार जो है कहां पर है, ये है मध्य गंगा के मैदान में, है ना, मध्य गंगा का मैदान जो है यहां पर अवस्थित है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में अवस्थित है। और इधर देखे तो इधर क्या है, इधर है हिमालय, और इधर है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा,
छोटा नागपुर का पठार। तो कथन कह रहे कि उत्तर में हिमालय, हाँ बिल्कुल, दक्षिण में पठारी क्षेत्र, बिल्कुल, दोनों के बीच में अपना बिहार का मैदान स्थित है, अर्थात पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, गंगा नदी इस मैदान को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करती है, हाँ बिल्कुल सही है ये भी कथन, क्योंकि गंगा नदी हमारी यहां से निकल गई और दो स्पष्ट भाग का मतलब क्या हुआ कि एक को कह दिया गया क्या चीज, उत्तर बिहार का मैदान, क्या कहा गया, क्या कहा गया, उत्तर बिहार का मैदान इसे कह लिया गया, और दूसरे को क्या कहा गया, इसको कहा गया दक्षिण बिहार का मैदान, क्या कहा गया, दक्षिण बिहार का मैदान कहा गया। यानी कि दो स्पष्ट भागों में इसने क्या किया, गंगा नदी ने विभाजित कर दिया, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा कह रहा है उत्तरी बिहार का मैदान सूखे के लिए, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए, ये सूखे के लिए, और दक्षिणी बिहार यानी कि ये जो है ये किसके लिए, ये बाढ़ के लिए फेमस है। ये क्या सही है, क्या ये क्या सही है, ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है। हमने पढ़ा है कि उत्तर बिहार का मैदान जो है ये सूखे के लिए नहीं, ये सूखे के लिए नहीं बल्कि ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, और दक्षिण बिहार बाढ़ के लिए नहीं बल्कि सूखे के लिए जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल उल्टा करके यहां पर लिखा हुआ है, अर्थात तीसरा कथन हमारा क्या है, गलत। अब कह रहा है सही विकल्प चूज करने के लिए तो 1 और 2 यही केवल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 2 लोग उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, है ना, अभी तो देखा नहीं, चूंकि जब से वो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तब से अपनी क्लास चल रही है, और कुछ न्यूज़पेपर वाले अलग नाम बता रहे, कुछ अलग नाम बता रहे हैं, तो इसलिए उनके आधार पर अनाउंसमेंट करना तो सही नहीं है। फाइनली जो शपथ ले लेंगे उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। न्यूज़पेपर में जो नाम आ रहा था उसमें कहीं भी निशांत कुमार का नाम ही नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि बिहार की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार में मानसून का आगमन सामान्यतः 10 से 15 जून के आसपास होता है। दूसरा कह रहा है कि बिहार के किशनगंज जिले में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। और तीसरा कह रहा है कि राज्य में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। और उपयुक्त कथनों के आधार पर आप सभी को असत्य कौन है वो चूज करना है। बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें पहले होने तो वाला वही था, है ना। निशांत कुमार ही यहां पर मुख्यमंत्री बनने वाले थे कल शाम तक। उसके बाद से जो एनडीए की बैठक हुई है, रातों रात पता ना कौन सा घोल पिला दिया गया कि यहां पर पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। ठीक है ना, अर्थात जो शंका यहां पर थी वो यहां पर फुलफिल होती है। और ये पहला चरण है जब यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जो है यहां पर कमजोर की जा रही है। और देखना, आज मैं कह रहा हूं और लिख के दे रहा हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 वर्षों में नीतीश कुमार की पार्टी जड़ से समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर निशांत कुमार ना उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तो बने ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी की पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि उसको 4 लोग मिलकर चलाते हैं, चारों लोगों में मतभेद है। उस मतभेद को समाप्त करने के लिए यही था कि लीडर यहां पर निशांत कुमार रहें, और अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर वो चारों अलग अलग विखंडित हो जाएंगे और धीरे धीरे करके यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी को ही खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, आओ देखते हैं। यहां पर देखते हैं क्या होगा। जलवायु के संबंध में कथन है, आओ देखते हैं। पहला है कि बिहार में मानसून का आगमन सामान्यतः 10 से 15 जून के आसपास होता है। हाँ बिल्कुल, 10 जून को देखें तो 10 जून को यह पहुंच जाता है कहां, किशनगंज। ठीक है, मानसून 10 जून तक, 10 से 12 जून तक किशनगंज पहुंच जाता है, और 15 से 20 जून तक ये पूरे बिहार में, है ना, पूरे बिहार में फैल जाता है। अर्थात पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि बिहार के किशनगंज में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। किशनगंज जो है
सबसे पहले मॉनसून यहीं पहुंचता है, ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक भी है, हिमालय से टकराकर पूरा का पूरा खूब झमाझम बारिश यहां पर होती है। और किशनगंज की बात कर ले तो यहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, है ना, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। अर्थात दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहे कि राज्य में चलने वाली, है ना, ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा लू कहा जाता है। बिल्कुल, है ना, इस समय काल पर ये जो गर्म गर्म हवाएं आती हैं ये पंजाब और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र से आती है जो बहुत गर्म हुए रहते हैं, और उधर से ये हवाएं आती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और अगर इसमें हम चलते हैं, कहीं जाते हैं तो हमें लू लग जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे दादाजी, है ना, माताजी क्या करती हैं, इसी टाइम पे आम हुआ रहता है, कच्चा कच्चा आम आग में पका के और पानी में घोल के नमक वमक डाल के जो देती है ना, पीने में भी मजा आ जाता है और लू से छुटकारा भी ये दे देता है। तो यहां पर क्या है, तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य तो कोई है ही नहीं। इस आधार पर हमारा डी सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। गलत पूछा है तो गलत तो कोई है ही नहीं। बी वाले अभी भी देख लो ना, अभी भी देखने के बाद भी गलती क्यों कर रहे हो, यहां पर असत्य पूछ रहा है। यही तो गलतियां हो जाती एग्जामिनेशन हॉल में, हम खुश होके आते हैं, नाचते हुए आते हैं कि मजा आ गया, हमने तो सब कुछ सही लगाया, सब पता था, वही पूछा है, पूछा तो वही है, लेकिन आपने गलत कर दिया ना, जोश जोश में आके आपने गलत कर दिया, पढ़ा नहीं अच्छे से, है ना। सब कुछ जानते हैं आप, आपको ये तीनों पता है, गहराई से आपने पढ़ाया और लगा दिया आपने बी कि चलो भैया ये बी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। लेकिन यहाँ पर पूछे क्या है, पूछा है असत्य, हो गया काम गड़बड़, भैंसिया गई पानी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये कौन है भाई, सर आपको पता है आप बड़े क्यूटी हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी बातें मत कहा करो, है ना, हम क्यूटी लग रहे हैं, क्यूटी लड़कियां लगती है ना, हम तो लड़के हैं। ऐसे ऐसे कमेंट ना किया करो, बड़ी गलत बात है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि कोसी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि यह नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। बी कह रहा है कि इसे अपनी अनिश्चितता के कारण बिहार का अभिशाप कहा जाता है। सी कह रहा है कि यह नदी केवल बिहार में ही बहती है और इसका उद्गम भी बिहार में ही है। और डी कह रहा है कि यह उत्तर बिहार की एक प्रमुख पूर्ववर्ती नदी है। इसके आधार पर आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलो, इसमें सभी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, है ना, यहां पर सभी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, है ना, सी के साथ सब जा रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहले बात करें तो इसका आंसर देख लो, आंसर तो होगा इसका सी। ठीक है, पहला जो है, पहला ये बिल्कुल सही है कि यह नदी बिहार के कटिहार जिले में, कटिहार में भी एक जगह कौन सा है, कुर्सेला, कौन सा, कुर्सेला, इस कुर्सेला में यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी अनिश्चितता यानी कि मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, मशहूर है ना, हर साल मार्ग बदलती रहती है। 200 वर्षों में 150 किलोमीटर इसने क्या किया, मार्ग बदल लिया, और इस कारण से इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। हर साल क्या करती है, बाढ़ लेकर आती है। बात करें तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल बिहार में बहती है, ये क्या है, गलत है ना। इसका अगर हम उद्गम देखें, है ना, उद्गम, तो आप क्या देखोगे, है ना, तो आप देखोगे यहां पर नेपाल, ठीक है, तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों से कई सारी धाराएं निकलती है, और निकलने के पश्चात जब 7 धाराएं आपस में मिलती हैं तब जाके इसका निर्माण होता है, जिसे हम कोसी नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, नेपाल में इसको सप्तकौशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तकौशिकी के नाम से जानते हैं नेपाल में, क्योंकि 7 धाराओं के मिलने से बनती है ना। तो हिमालयी क्षेत्रों में बहती है, अर्थात केवल बिहार में नहीं, और बिहार में इसका उद्गम तो है ही नहीं, है ना। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि उत्तर बिहार में एक प्रमुख पूर्ववर्ती नदी है, आप बिल्कुल सही है ना, एक महानंदा है, दूसरी कोशी है ना। तो पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में है हमारी कौन सी, तो कोसी नदी। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि बिहार के वन संसाधनों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है।
तीसरा कह रहे हैं कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है, और इसमें से कह रहा है कि सत्य कथन को चूज करें, है ना। सही कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है, बताएं सही कौन सा है। हाँ, मद्य निषेध का टेस्ट बन रहा है आपका मंडे से, है ना, संडे से आपको मद्य निषेध का मॉक देखने को मिलेगा। कहां पर? तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, वहां जाकर आप सभी मॉक लगाना, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा इसका? डी के साथ सब जा रहे हैं, तीनों सही। आओ देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि बिहार में शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ना। जहां पर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है ना, तो वहां पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोनों ही यहां पर बिल्कुल सही है, तो कथन एक हमारा सही हो गया। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है, ये भी सही है। और सरकार जो है जल जीवन हरियाली मिशन चला रही है और इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा भी दे रही है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और सत्य पूछ रहा है तो हमारा डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग यहां पर ऑप्शन डी के साथ हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब बात करें कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन वो हमारे उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन जो है ये हमारे दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखा जाए सर्वाधिक वन प्रतिशत तो वो हमारे कैमूर जिले में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जल जीवन हरियाली मिशन की बात कर ले, अगर पूछ ले इसकी शुरुआत 2019 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। कारण क्या है? हमारे पास ऐसे ही वृक्ष कम है, एक बेहतर वातावरण के लिए कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 क्षेत्रों पर वन होना चाहिए। हमारे पास तो 10% भी नहीं है। जब वनावरण वृक्षावरण दोनों को मिला दें तब जाके हमारा होता है 10.7%। अन्यथा की स्थिति में केवल वनावरण की बात कर ले तो हमारे पास 8% ही है। और यहाँ पर वनावरण क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। बात करें सबसे कम वन क्षेत्र, चाहे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या प्रतिशत की दृष्टिकोण से, तो वो शेखपुरा है ना। कौन सा? तो शेखपुरा है, आप सभी ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक प्रश्न और देखेंगे। अगला कह रहे हैं कि बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर जलाशय का निर्माण किया गया है। और तीसरा कह रहे हैं कि सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर सिंचाई प्रणाली है। इसमें से अब आपको बताना है क्या चीज? गलत विकल्प को चूज करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देख लेना यहां पर लिखा, मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं कि आप सभी से गलती ना हो, है ना। गलत विकल्प जो है, गलत विकल्प यहां पर चूज करना है। चलो फिर से सारे यहां पर बी के साथ जा रहे हैं, है ना, सब बी के साथ जा रहे हैं। आओ देखते हैं। गंडक नदी पर बनाया गया है गंडक परियोजना, है ना, और यहां से निकाला गया एक नहर जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी नहर, जो कई बार आप सभी से पूछा गया है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और हुए एक संधि के माध्यम से हम नेपाल को भी क्या कर रहे हैं? तो इसका लाभ दे रहे हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहे कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर जलाशय का निर्माण किया गया, बिल्कुल वहीं पर एक डैम बनाया गया। डैम बना के वहां से हमने पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर निकाले हैं जिसके माध्यम से बाढ़ को भी कम किया हमने और सिंचाई व्यवस्था भी कायम की। तीसरा है सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर सिंचाई प्रणाली है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में देखें तो 1873-74 में पहली बार यहां पर एक डैम बनाया गया है जिसे नाम दिया गया कौन सा? डेहरी ऑन सोन, है ना, डेहरी ऑन सोन, ठीक है। तो यहां पर बनाया गया। आगे चलकर यहीं पर आजादी के बाद हमने बनाया है कौन सा? इंद्रपुरी बैराज। कौन सा? इंद्रपुरी बैराज। और इसके बारे में पीछे कई बार पूछा जा चुका है। तो तीनों ही कथन सही है। गलत पूछ रहे तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो हमारा डी यहां पर क्या होगा? सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो डी जो होगा, डी हमारा यहां पर सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए फिर करते हैं, क्योंकि समय जो है समय समाप्त हो चुका है, अगली क्लास भी है, तो यहीं पर आज सेशन का समापन करते हैं एक होमवर्क के साथ। ये आज का आपका होमवर्क है। कह रहा है कि खनिजों और उनके संबंधित जिलों के बारे में गलत युग्म की पहचान करें। अभ्रक में दे रखा है नवादा जमुई,
चूना पत्थर में दे रखा है रोहतास, कैमूर, मैग्नीज में दे रखा है पटना और गया, और इसमें से गलत कौन सा है वो आप सभी को बताना है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। बाकी सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर आप सभी अवश्य ही करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं रेगुलर आते रहूंगा, तब तक आते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।